नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं यहाँ पर आपको हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। यहाँ पर मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ ये आपका सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी को पता है कि आपकी सुपर टेट की परीक्षा में भाषा आपके 40 अंक के आते हैं, जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़नी होती है। ठीक है, हिंदी आपका 20 अंक का आता है, संस्कृत आपका 10 अंक का आता है और इंग्लिश आपका 10 अंक का आता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। तो कृदंत जो प्रत्यय होते हैं ये आपकी क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किस तरीके से जुड़ते हैं आइए जानते हैं। आप लोगों ने लड़ाई तो खूब की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि लड़ाई जो हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं वो बाल्यावस्था में करते हैं और किशोरावस्था की शुरुआत में करते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई मुझे ऐसा लगता है मैंने जो की है वो इसी टाइम की है। छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, बहस करना, लड़ाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने उसी टाइम की हैं। तो ये जो लड़ाई शब्द है ये बेसिकली आपका लड़ से बना है और यहाँ पर आई होगा। ठीक, यहाँ पर ये जो लड़ है ये क्या है? ये आपका क्रिया का धातु रूप है। क्या है ये? क्रिया का धातु रूप। वहीं पर आई क्या है? आई आपका प्रत्यय है। आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्ग यानी कि आ यानी कि आगे। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो आई क्या हुआ? आई यहाँ पर प्रत्यय हुआ। अब आपका जो ये लड़ क्रिया का धातु रूप है उसमें आई प्रत्यय लगा तो आपका क्या बना? आपका संज्ञा बनी। लड़ाई क्या है? लड़ाई एक संज्ञा है, एक नाउन है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि कृदंत प्रत्यय लगने के बाद या तो संज्ञा का जन्म होता है या संज्ञा का निर्माण होता है या फिर विशेषण का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि कृदंत प्रत्यय लगने के बाद या तो संज्ञा बनेगी या फिर आपके विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, विशेषण आप सभी को पता है कि जो विशेषता बताते हैं किसी शब्द की उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आंसर कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये जो आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो व्याकरण जानता है उसके लिए आप एक शब्द में किस तरीके से व्यक्त करेंगे। वैज्ञानिक कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, शास्त्रज्ञ कहेंगे या भौज्ञ कहेंगे। अब आप बताइए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्याकरण कहेंगे। ठीक है, एक बात आपको मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर ये आपका गलत दिया है, आप इसको इस तरीके से लिखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड पर जाने पर कुछ जो आपके वर्ड होते हैं वो आपके थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। ठीक, तो व्याकरण जो होता है वो क्या होता है? जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है वैज्ञानिक की, यानी कि वैज्ञानिक की। जो आपका विज्ञान जानता है उसको हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, शास्त्रज्ञ जो आपके शास्त्र जानता है उसे हम शास्त्रज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ, बहुज्ञ को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बनता है, जो बहुत जानता है। ठीक है, जो बहुत जानता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बहुज्ञ। अब आप लोग हमें एक चीज़ बताइए कि आप लोग जब वा लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं? अभी तो मैंने लिख दिया, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अक्सर वा जो होता है इसको इस तरीके से हम लोग काट देते हैं। ये गलत है। आप लोगों को वाह इस तरीके से लिखना है। ये चीज़ मुझे भी नहीं पता थी। जब मेरा डाइट में एक मेरा वाइवा हुआ था तो उसमें मुझसे पूछा गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कि वाह को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ना कि इस तरीके से। पेट हम लोग इसका यहाँ से चीरते हैं। ठीक, तो ये देख लिया आपने कि व्याकरण जानता है उसको हम लोग व्याकरण कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको बताना है कि सरस्वती पत्रिका जो है इनके संपादक कौन है। तो जो सरस्वती पत्रिका है इनके संपादक जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं? वो होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। अब आपसे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन कहाँ से हुआ और कब हुआ। तो सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 में
किया गया था, कहाँ से हुआ था? तो सरस्वती पत्रिका जो आपकी पहले प्रकाशित की गई वो काशी से प्रकाशित की गई। कहाँ से? काशी से। लेकिन बाद में ये आपकी इलाहाबाद से प्रकाशित की गई, जिसे आप वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपकी सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा आपकी प्रकाशित की गई। और कब प्रकाशित की गई? 1903 में प्रकाशित की गई। कहाँ से? काशी से। फिर आपकी पुनः ये इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैथिली शरण गुप्त को, सुमित्रा नंदन पंत जी को, अयोध्या सिंह हरियोध को, या फिर आपके रामधारी सिंह दिनकर जी को। आपको ये बताना है कि ये जो चिदम्बरा आपकी है, इसके लिए ज्ञानपीठ जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किसको प्राप्त हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चिदम्बरा के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो कब दिया गया था? ये दिया गया था आपका 1968 में दिया गया था। अब चिदम्बरा ये जो आपकी कृति है ये किसकी है? तो ये आपकी रचना है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत जी की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। ठीक, तो इस रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार आपकी चिदम्बरा कृति के लिए ही दिया गया था। यानी कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर आपसे पूछा जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा चिदम्बरा को ही दिया गया था। ठीक है, साथ ही साथ अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछ लिया जाए कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस कवि को दिया गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। अब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को हम लोग किस और अन्य नाम से जानते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जो हमेशा मैं जो भी क्वेश्चन पूछती हूँ तो उसका रिप्लाई करते हैं, तो उनसे तो मुझे उम्मीद है ही, बाकी आप लोगों से भी उम्मीद है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं पिन करके उसको बता दूंगी। ठीक है, तो चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि महान शब्द में त्वा प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा। महनीय, महत्ता, महती, माहिती या फिर महत्व। तो आप लोग समझ गए होंगे त्वा प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब है जो आपके शब्द के बाद में लगे। अब जब महान में त्वा प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? महत्व बनेगा। क्या बनेगा? महत्व बनेगा। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। इसमें आपको कोई टेक्निकल दिमाग अपना नहीं लगाना है। महनीय तो कभी हो नहीं सकता, महत्ता भी नहीं हो सकता, माहिती भी नहीं हो सकता, महत्व ही हो सकता है, क्योंकि साफ साफ दिया है त्वा प्रत्यय। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम में, कुछ क्या मैक्सिमम ऐसे होते हैं जो आप जो है अपने स्मार्ट एजम्पशन से सही कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? वीर्योपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल या फिर चारण काल। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जो आपके कवि हैं जिन आपकी कुछ कुछ विशेष संज्ञा दी है आदिकाल को, वो मैं आपको एक जगह लिख के बताऊंगी। आप लोग बस उसको उसी तरीके से लिख लीजिए और बार बार पढ़िए, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आदिकाल को किसने क्या संज्ञा दी अक्सर आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ विद्वान थे जिन्होंने आदिकाल को कुछ विशेष नाम से आपका जो है जाना। तो आइए जानते हैं हम भी इन लोगों को। तो आदिकाल जो है, आदिकाल की शुरुआत कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की शुरुआत आप लोग याद रखिएगा, आदिकाल संवत 1050 से 1375 तक मानी जाती है। कि कब से कब तक? 1050 से 1375 तक आदिकाल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ। सबसे पहला आता है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? तो याद रखिएगा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, मैं ग्रियर्सन लिख देती हूँ, आप लोग इस तरीके से समझ जाइएगा। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा चारण काल। ठीक है, चारण काल। अब आपका आता है कि मिश्र बंधु जो थे, मिश्र बंधुओं ने आपके आदिकाल को क्या कहा? तो जो मिश्र बंधु थे ना, मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा था। क्या कहा था? प्रारंभिक काल कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब बात आती है कि रामचंद्र शुक्ल ने। अब रामचंद्र शुक्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिंदी साहित्य में। जब भी आपका हिंदी साहित्य का नाम आता है तो रामचंद्र शुक्ल जी का नाम सबसे पहले आता है। ठीक, क्योंकि हिंदी साहित्य में अगर किसी कवि को कोई विशेष स्थान प्रोवाइड करना हो, देना हो, तो वो रामचंद्र शुक्ल ने ही किया है। ठीक है, तो रामचंद्र जो शुक्ल थे, रामचंद्र शुक्ल ने
आदिकाल को क्या कहा, तो इन्होंने कहा है वीरगाथा काल। क्या कहा है, वीरगाथा काल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है जो आपको याद रखना है, वीरगाथा काल। ठीक, यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। अब आगे देखते हैं कुछ और विद्वान के बारे में। अब आता है आपका राहुल सांकृत्यायन जी। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा, राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। कुछ कुछ की तो एकदम ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे आपके सांकृत्यायन जी हैं तो इन्होंने सा से कहा कि सिद्ध सामंत काल कहा। क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा। ये सामंत लिखा हुआ है, सामंत, ठीक है, सामंत, सिद्ध सामंत काल सांकृत्यायन जी ने कहा। ठीक, अब बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का भी इंपॉर्टेंट बनता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो हैं प्रसाद द्विवेदी जी, आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने कहा वीज वपन काल। क्या कहा, वीज वपन काल, वपन काल। ठीक, तो इनको मैंने किस तरीके से याद रखा था, महावीर, यहाँ पर वा आ रहा है तो यहाँ पर आपको वा से शुरू करना है, वीज वपन काल। तो कुछ कुछ मैंने इस तरीके से याद रख लिए थे सिंपल वे में। अब बात आती है आपके विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी जी। तो विश्वनाथ जो प्रसाद द्विवेदी जी थे, इन्होंने कहा वीर काल। विश्वनाथ प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है वीर काल। ठीक है, तो याद रखिएगा। रामकुमार वर्मा जी ने क्या कहा है, तो रामकुमार जो वर्मा जी है ना, रामकुमार वर्मा जी ने चारण या संधि काल कहा है। क्या कहा है, चारण काल या संधि काल कहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रामकुमार वर्मा जी का याद रखिएगा। चारण काल अक्सर पूछा जाता है और संधि काल भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि मोहन अवस्थी जी, ये आपके लास्ट हैं। तो मोहन अवस्थी जी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। ठीक है, इन सभी को आप लोग याद रखिएगा, ये आपकी अक्सर किसी भी परीक्षा में बनते रहते हैं, तो आप लोग इनको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आधार काल कहा है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने आपको सारे बता दिए कि किन आपके जो विद्वान हैं, इन्होंने आपके आदिकाल को किस संज्ञा से सम्मानित किया है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन था आपका कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी, महावीर। तो यहाँ पर महावीर में क्या आ रहा है, वा आ रहा है। तो यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था, वीज वपन काल कहा था। ठीक है, वीज वपन काल। आदिकाल किसने कहा था, बताइए आप लोग कि आदिकाल किसने कहा। मैं आपको बताई हूँ, आपके रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल किसने कहा है, चारण या संधि काल रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत, फारसी, हिंदी या अरबी। ठीक है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस आपके शब्द से हुई है, हिंदू से हुई है। किससे हुई है, हिंदू से। ये जो हिंदू है आपका, ये फारसी शब्द है। ठीक है, तो हिंद जो है आपकी, हिंदी जो है ये आपकी फारसी भाषा से लिया गया है। तो याद रखिएगा, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। आप लोगों को ये पता होगा कि हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। यहाँ तो क्वेश्चन ये था कि हिंदी शब्द, हिंदी जो वर्ड है पर्टिकुलर, ये वर्ड किस भाषा से लिया गया, तो ये तो फारसी से लिया गया। लेकिन ये पूछा जाता है कि हिंदी का जन्म किस भाषा से हुआ है, तो हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी। तो यहाँ पर क्रम क्या होता है, पाली। सबसे पहले कौन सी भाषा आपकी आती है, पाली। ठीक है, पाली से किस भाषा का विकास हुआ, पाली से प्राकृत भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, प्राकृत भाषा से किस भाषा का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ, अपभ्रंश। अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ, अबहट्ट का हुआ है, अबहट्ट। ठीक है, अबहट्ट से किस भाषा का विकास हुआ है, इससे ही आपकी हिंदी का विकास हुआ है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये क्रम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आंख, पांव, ग्रह। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। तो तत्सम का मतलब क्या होता है, संस्कृत के समान। ठीक है,
आपको संस्कृत के समान बताना है कि इनमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, तो आँख जो होती है, आँख आपका क्या है, ये तद्भव है, क्योंकि आँख का तत्सम क्या होता है, अक्षी होता है। ठीक है, आप लोगों ने तद्भव तत्सम पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग आगे नैन्सी क्लासेस पर पढ़ सकते हैं। ठीक, पाँव जो होता है, पाँव का क्या होता है, पैर होता है। ठीक, गांव का क्या होता है, गांव जो होता है इसका ग्राम होता है। ठीक है, ये आपके क्या दिए गए हैं, ये आपके दिए हैं तत्सम, ये आपके तद्भव हैं। ठीक है, ये जो ग्रह है इसको आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ग्रह। फिर से मैं ग्रह, ठीक है, ये है ग्रह जो है, ये आपका क्या है, ग्रह का होता है घर। आप लोग घर बोलते हैं, तो घर क्या है, ये तद्भव है। ग्रह क्या है, ये आपका तत्सम है, तत्सम संस्कृत के समान। क्योंकि आप कभी आम बोलचाल में आप जो बोलते हैं वो तद्भव होता है। क्या आप कभी बोलते हैं कि स्कूल से जब जाते हैं आप लोग तो क्या ऐसे बोलते हैं, मैं ग्रह जा रहा हूँ? कॉलेज से आप लोग लौट के अपने दोस्तों से क्या ये बोलते हो कि मैं ग्रह जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग बोलते हैं। तो आपका घर क्या हुआ, तद्भव हुआ। यानी कि जो आप डेली लाइफ में अपनी भाषा प्रयोग करते हैं, जो शब्द प्रयोग करते हैं, वो आपके क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। और आपके संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो आपके तत्सम होते हैं। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, अनन्योक्ति या फिर रूपक? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा, फिर से इस लाइन को पढ़िए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट ऊषा नागरी। यहाँ पर अंबर जो है और आपका जो पनघट है, अंबर और पनघट में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों ने एक अलंकार पढ़ा था जहाँ पर आपका उपमेय और उपमान में अंतर करना कठिन हो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा कि अंबर और पनघट में कोई अंतर नहीं, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, उपमेय और उपमान में आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, अंतर करना यहाँ पर बहुत कठिन है। इसीलिए आप लोग को एक छोटा सा आइडिया लग गया कि ये रूपक अलंकार है। अब आगे पढ़िए कि ताराघट ऊषा नागरी, यानी कि तारा रूपी घड़ा पनघट में डुबो रही। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर आप लोग आसानी से ऑप्शन से भी देख सकते हैं, अनुप्रास तो होगा नहीं, उपमा यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि उपमा कोई दी नहीं जा रही है। आपसे साफ साफ उपमेय और उपमान में आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सा, रूपक अलंकार होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जदपि सुजति सुलक्षणी, सुब्रन सरस सुब्रत, भूषण बिनु वीराजयी, कविता वनिता मित्र, अलंकार को परिभाषित करने वाली उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ठीक है, तो आपको ये कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। ऑप्शंस हैं आपके केशवदास, बिहारी लाल, आचार्य दंडी या फिर सेनापति। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपके केशवदास जी की हैं। किसकी हैं? केशवदास जी की हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये आपकी पंक्तियां केशवदास जी की हैं। किसकी हैं? केशवदास जी की हैं। ये जो केशवदास जी थे ये आपके रीतिकालीन कवि थे, रीतिकालीन कवि। अब केशवदास जी के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। केशवदास जी को रीति काव्य के प्रथम आचार्य माना गया। क्या कहा गया इनको? रीति काव्य के प्रथम आचार्य। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रीति काव्य के प्रथम आचार्य कौन थे, तो केशवदास जी ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को केशवदास जी की कुछ ग्रंथ जो हैं वो आप लोग याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। रसिक प्रिया, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हटा देती हूँ। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इरेज नहीं कर सकते, आपको पूरा इरेज करना पड़ेगा। ठीक, तो रसिक प्रिया जो है इनकी सबसे फेमस ग्रंथ है। आप लोग रसिक प्रिया को याद रखिएगा। रसिक प्रिया के अलावा आप लोग जो है एक रामचंद्रिका नाम का आपने सुना होगा ग्रंथ, ये भी आपका केशवदास जी का है, रामचंद्रिका। ये जो रामचंद्रिका है ना, इस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा गया। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं, तो छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को ही कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, छंदों का अजायब घर। ठीक, इसके अलावा रतन वावनी, ये इनके ही ग्रंथ हैं, रतन वावनी।
रतन बावनी के अलावा इनका जहांगीर जसचंद्र का, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता, ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं, आप लोग याद रखिएगा। मैं फिर से बोल देती हूँ, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, रतन बावनी, उसके बाद होता है इनका जहांगीर जसचंद्र का, कवि प्रिया, छंदमाला, विज्ञान गीता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? वीणा पाणी, भारती, वाग्देवी, जानवी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले सरस्वती जी के जितने भी पर्यायवाची होते हैं वो बता देती हूँ, फिर आप मैच करना कि कौन सा पर्यायवाची सरस्वती जी का नहीं है। एक और सीक्रेट बात बताऊँगा आप लोगों को, पता क्या, भगवान के नाम के जितने भी पर्यायवाची हैं, चाहे वो सरस्वती जी के हों, ब्रह्मा जी के हों, विष्णु जी के हों, हनुमान जी के हों, सीता माता के हों, पार्वती जी के हों, तो इन सभी पर्यायवाची को आप लोग अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि भगवान के नाम के पर्यायवाची एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सरस्वती जी के पर्यायवाची मैं बता रही हूँ। सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है भारती, शारदा, वीणा, गिरा, भाषा, इला, वीणापति, वीणापाणी, वागीश, महाश्वेता, श्री, निधात्री, वागेश्वरी। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से आपको जो इम्पोर्टेंट पर्यायवाची हैं वो कौन से हैं जो आपको ज़रूर से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो होता है आपका भारती, शारदा, ठीक है, गिरा, भाषा, इला, उसके बाद वागीश, श्री, महाश्वेता, निधात्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं जो आप लोगों को याद रखना है। वीणा पाणी, वीणापति सिंपल है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरस्वती माता जो है वीणा को धारण करती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को तो याद कर ही सकते हैं। तो अब आप लोग मैच करिए, तो यहाँ पर आपका वीणा पाणी, भारती और वाग्देवी, ये तीनों ही पर्यायवाची सरस्वती जी के हैं। वहीं जानवी, ये जो पर्यायवाची है, ये आपका जानवी नहीं होता, जानवी होता है। ये किसका है? ये बेसिकली आपका गंगा का होता है। गंगा के पर्यायवाची हैं जानवी, देवनदी, शुरसरित, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपांगा। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची होते हैं गंगा के। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं, हम और ये तुम आदि शब्द हैं, ये तो काट दीजिए यहाँ पर। मैं, हम, तुम आदि शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप ऑप्शन से कट कर सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग समझिए इस चीज़ को कि क्या मैं, हम, तुम जो है संबंधवाचक सर्वनाम है? बिल्कुल नहीं है। अनिश्चयवाचक, क्या यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का अनिश्चयवाचक सर्वनाम नज़र आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्नवाचक तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहा है। तो अब बचा है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मैं, हम, तुम आदि शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। किस तरीके से होते हैं आइए जानते हैं। जो मैं, हम, तुम जो होता है ये बेसिकली आपके उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष पढ़ा होगा, उसी को मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में कौन आता है? तो उत्तम पुरुष में आपके आते हैं मैं और हम आता है, मैं और हम। जैसे हम लोग इंग्लिश में आई और वी पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये होता है। फिर अगला होता है आपका मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में आपका क्या आता है? मध्यम पुरुष में आपका आता है तू, आप और क्या आता है? तुम आता है। ठीक है, तू, तुम और आप आता है। अन्य पुरुष में क्या आता है? तो अन्य पुरुष में देख लेते हैं क्या आता है। अन्य पुरुष, तो अन्य पुरुष में आपका आता है वह, वे और आपका यह, ये बेसिकली आपके ये जो हैं वह, वे, यह, ये। इसको आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, वह, वे, यह और ये
ठीक है, तो ये आते हैं आपके अन्य पुरुष में, जिनको आप याद रखिएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी वर्णमाला से अक्सर प्रश्न आते हैं आपकी परीक्षाओं में, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है का, चा, टा, ता, पा, खा, छा, टा, ता, पा, गा, जा, र, दा, व, उसके बाद या, रा, ला और वा। आपको इनमें से महाप्राण व्यंजन बताने थे। तो प्राणत्व के आधार पर आपके व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके अल्प प्राण और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। तो कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण और दूसरे होते हैं आपके महाप्राण। ठीक है, ये होते हैं आपके प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। अब यहाँ पर आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन पढ़े होंगे। स्पर्श व्यंजन जैसे आपका का वर्ग में क्या क्या आता है? का आता है, खा आता है, का, खा, गा, घा और अंगा। ठीक है, उसके बाद आपका चा वर्ग आता है, का, चा। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, जा, झा और यहाँ पर क्या आता है? इया आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? टा वर्ग आता है। टा वर्ग में क्या होता है? टा, ठा, रा, ढा, ना। ठीक है, उसके बाद आपका ता वर्ग में क्या आता है? तो ता वर्ग में आता है आपका ता के बाद आता है ता, था, दा, ता, था, दा, धा, ना आता है। ठीक है, उसके बाद पा वर्ग में आपका क्या आता है? पा वर्ग में आता है आपका पा, फा, बा, भा और मा आता है। ठीक, तो ये आपके स्पर्श व्यंजन हुए। अब इन स्पर्श व्यंजन से आप लोग अल्प प्राण और महाप्राण 1 मिनट में सीख जाएंगे। कैसे सीखेंगे तो बताती हूँ मैं आपको। तो अल्प प्राण में होता क्या है? ये जो आपका, इसको आप नंबरिंग कर लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5। अल्प प्राण में आपको 135 करना है। 135 का मतलब है ये वाला आपको ले लेना है। ठीक है, 3 का मतलब है ये वाली आपको पूरी की पूरी कॉलम ले लेना है। ठीक है, उसके बाद आपका 5 का मतलब है आपका 5th वाला जो कॉलम है ये आपको ले लेना है। तो ये हो गए आपके अल्प प्राण। अल्प प्राण में इन 135 के अलावा आपका और क्या आता है? इसके अलावा आपके अंतस्थ आते हैं। अंतस्थ में आपका क्या आता है? या, रा, ला और वा आते हैं। और आपके सभी के सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं, ये आपके अल्प प्राण में आते हैं। तो ये तो मैंने आपको अल्प प्राण बताए, लेकिन क्वेश्चन आपका महाप्राण से था, है ना? महाप्राण से क्वेश्चन था। तो महाप्राण में जो बचे हुए हैं आपका, ये सेकंड वर्ग आपका बचा हुआ है और आपका 4th वाला कॉलम बचा हुआ है। तो सेकंड और 4th कॉलम के जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी आपको दिख रहे हैं, आपको खा, घा, छा, झा, ये आपको किस में रख देना है? महाप्राण में रख देना है। यानी कि महाप्राण में आपका आता है 2 और 4, ये दोनों वर्ग आते हैं। उसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन आते हैं। कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन आप लोगों को पता हो, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन में आपका आता है शा आते हैं। सा वर्ग के जितने भी आपके शा, शा, सा और हा आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपके महाप्राण में क्या क्या आता है? ऊष्म व्यंजन और आपका 2 और चौथा मतलब सेकंड और 4th वाला वर्ग आता है आपको। ठीक, तो अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ आपका का वर्ग था, यहाँ तो आप आराम से ऑप्शन से कट कर सकते हैं, बिकॉज का आपका आता ही नहीं है अल्प उसमें महाप्राण में, क्योंकि का वर्ग जो है आपका 135 किस में आ रहा था? 135 आपका अल्प प्राण में आ रहा था, तो महाप्राण में तो नहीं है ना ये। अब आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में देखना है कि क्या आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है। अब आप लोग ये देखो, सेकंड वाले ऑप्शन में आपका खा वर्ग तो आता है, क्योंकि 2 और 4 आपका किस में आता है? महाप्राण में आता है। अब आप लोग इसको अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो ऑप्शन है उसमें आपके ये जो 2 हैं, ये आपके 3 जो पीछे के व्यंजन हैं, ये ऑटो करेक्ट की वजह से गलत हो गए। तो यहाँ पर आप लोग क्या क्या कर लेना, मैं आपको फिर से लिख दे रही ये पूरा ऑप्शन, खा, छा, ठा, था और फा। ठीक, अब आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर आइए। नेक्स्ट ऑप्शन का, खा, गा, यानी कि ये आपका तीसरा कॉलम है।
तीसरा कॉलम आपके किस में आता है, 135 आपके अल्प प्राण में आता है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। या, रा, ला और वा ये किस में आते हैं, या, रा, ला, वा आपके अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपके किस में आ रहे थे, मैं अभी अभी आपको बताई हूँ कि आपके सभी के सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अब सेकंड ऑप्शन ही बचता है जो कि आपका महाप्राण में आता है, क्योंकि सेकंड जो आपका है वो पूरे के पूरे आपके व्यंजन जो है आपके अल्प प्राण महाप्राण से मैच होते हैं, क्योंकि महाप्राण में आपके क्या क्या आता है, महाप्राण में 2-4 आता है प्लस आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है, 2-4 और ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ और 2-4 वर्ग भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर आप लोग महाप्राण आसानी से समझ गए होंगे। अब चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपसे कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब पहला शब्द आपका संख्यावाची आए और दूसरा शब्द आपका संज्ञा यानी कि नाउन आए, तो ऐसे जो समास होते हैं उनको हम द्विगु समास कहते हैं। कौन से समास कहते हैं, द्विगु समास। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा चौराहा, चौराहा, तिराहा, ठीक। इसके अलावा आपने तिरंगा पढ़ा होगा। ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके द्विगु समास में आते हैं, क्योंकि इसमें पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है। संख्या मतलब जो आपको गिनती बताए। दूसरा आपका जो होगा वो आपका क्या, दूसरा शब्द क्या होगा आपका, संज्ञा होगा यानी कि नाउन होगा, ठीक। तो ये आपके होते हैं द्विगु समास, इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। बाकी आप ऑप्शन से भी आराम से कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि तुम मांसहीन, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पहले छोटा कर देती हूँ, अभी आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है आपसे कि तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थि शेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। युक्त जो आप उपयुक्त जो आपकी संधि है, यहाँ पर युक्त नहीं उपयुक्त होगा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया गया है, विरोधाभास, मानवीकरण, विशेष विपर्य अलंकार या दृष्टांत अलंकार। आपको बताना है ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें आपका कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए कि आत्मा के साथ आपका मांसहीन, रक्तहीन, बुद्धिहीन इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो ये बिल्कुल विरोधाभासी बातें की जा रही हैं यहाँ पर। मानवीकरण अलंकार तो है ही नहीं, आप लोग जान रहे होंगे, न विशेष विपर्य अलंकार है, दृष्टांत भी नहीं है। अब आपका सिर्फ विरोधाभास बचता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल दो परस्पर विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जा रहा है, और आपका जब कभी भी दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। आप लोगों ने अलंकार में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मा का संयोग मांसहीन, बुद्धिहीन इन सब चीज़ों से दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है। आपको बताने कि इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है। एंड यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं कि आपके योजक चिन्ह जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपके जो कांता प्रसाद गुरु हैं, इन्होंने आपके जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है, 20 बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ कि जो मेन है वो आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है अल्प विराम। अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम को कुछ हम लोग इस तरीके से जो है बनाते हैं हिंदी में। ये जो है आपका हिंदी में सर्वाधिक उपयोगी आपका जो है विराम चिन्ह होता है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपका कि हिंदी में जो विराम चिन्ह है, सर्वाधिक उपयोगी विराम चिन्ह कौन सा है, तो वो है आपका अल्प विराम, ठीक। अब आता है आपका अर्ध विराम, ठीक है। अर्ध विराम आप किस तरीके से लिखते हैं हिंदी में, अर्ध विराम। अर्ध विराम को हम लोग जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं तो हम लोग इसको सेमीकोलन बोलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अर्ध विराम में इस तरीके से याद रखना है कि एक बिंदी और नीचे कोमा होगा, ठीक। अब होता है अगला होता है आपका उपविराम। उपविराम, उपविराम कैसा होता है, तो उपविराम होता है आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। ये होता है आपका उपविराम, याद रखिएगा इसको, ठीक। फिर नेक्स्ट होता है आपका पुनरुक्ति सूचक। कौन सा होता है, पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक को किस तरीके से लिखते हैं, पुनरुक्ति सूचक को हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। फिर होता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को किस तरीके से लिखा जाता है, तो लाघव चिन्ह को हम लोग इस तरीके से 0 से लिखा जाता है, ठीक है। जब किसी बड़े अंश को संक्षिप्त रूप में आपको दिखाना हो तो वहां पर लाघव चिन्ह आता है, ठीक।
तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब आगे आपको देखना है लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह किस तरीके से हिंदी में लगाया जाता है? तो लोप चिन्ह कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, या फिर आप प्लस प्लस इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है आपका पाद चिन्ह। तो पाद चिन्ह हिंदी में किस तरीके से? डैश इस तरीके से लगाया जाता है। फिर होता है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये सभी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं विराम चिन्ह के बारे में, ठीक है। दीर्घ उच्चारण चिन्ह। तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह किस तरीके से होता है? इस तरीके से आपका होता है। जैसे अभी रिसेंट में आपको एक वीडियो हिंदी में देखने को मिलेगा वर्णमाला को, मैंने वहाँ पर बताया हुआ है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जब आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना कि आपका उच्चारण श्वास अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आप 3 प्रकार के पढ़ते हैं, एक ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा आप क्या पढ़ते हैं? प्लुत स्वर पढ़ते हैं। तो प्लुत स्वर में आप लोगों ने ओम पढ़ा होगा और एक इस तरीके से पढ़ा होगा जैसे फर शर। तो आप फर और सर को किस तरीके से लिखेंगे? फर शर सर। तो आपकी ये जो ध्वनि है इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो ये होता है आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ठीक। आगे आप लोग ये सब चीजें देखेंगे। फिर होता है आपका पाद बिंदु। पाद बिंदु जो होता है, पाद बिंदु को किस तरीके से आपका डिनोट किया जाता है? हिंदी में इस तरीके से डिनोट किया जाता है। फिर होता है आपका हंसपाद, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। हंसपाद भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हंसपाद आप लोग याद रखिएगा। हंसपद होता है, ये हंसपाद नहीं होता है, हंसपद, ठीक है। ये क्या होता है? इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक। फिर होता है आपका टीका चिन्ह। तो टीका चिन्ह किस तरीके से लिखा जाता है? आपका इस तरीके से टीका चिन्ह लिखा जाता है, और स्टार करके भी लिख देते हैं, स्टार, ठीक। फिर होता है आपका समाप्ति सूचक चिन्ह। तो समाप्ति सूचक चिन्ह किस तरीके से लिखा जाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, पहले डैश, फिर 0, फिर डैश, फिर इस तरीके से डैश डैश करते जाते हैं, ये होते हैं। कोष्ठक हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं। कोष्ठक किस तरीके से कोष्ठक बनाते हैं हम लोग? छोटा कोष्ठक, फिर ये होता है हमारा बड़ा कोष्ठक, ये तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक। तो कोष्ठक का यूज़ हम लोग हिंदी भाषा में भूल सुधारने और शब्द में किसी त्रुटि को सही करने के लिए दिखाते हैं। आप लोगों ने कोष्ठक का यूज़ किया होगा, तो बेसिकली हम लोग अपनी भूल सुधारने के लिए या फिर किसी शब्द में कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको सही करने के लिए कोष्ठक का यूज़ करते हैं। तो ये आपके कुछ विराम चिन्ह थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग याद रखिएगा इन सबको। अब बात आती है यहाँ पर कि आपका इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है, जो कि आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो योजक जो चिन्ह होता है वो आपका डैश से दर्शाया जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपका कि बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जब कभी भी आप ये चीज़ ना समझ पाएँ कि ये आपका पर्टिकुलर वर्ड जो दिया गया है वो आपका या तो क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, या फिर विशेषण है, या फिर अव्यय है, तो आप लोग ऑप्शन से चेक करिए, क्या आपका बुद्धिमान शब्द अव्यय है? बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अव्यय पता होगा, तो अव्यय तो ये है नहीं, विशेषण है। क्या ये शब्द आपको कहीं से भी विशेषण नजर आ रहा है? जी हाँ, ये आपको विशेषण ही नजर आ रहा होगा। ये संज्ञा की तरह कभी काम नहीं कर सकता, सर्वनाम तो ये है ही नहीं। आप लोग बुद्धिमान को संज्ञा की तरह यूज करिए, तो आप लोग संज्ञा की तरह इसको यूज नहीं कर पाएंगे। बुद्धिमान जो शब्द है ये विशेषण के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि बुद्धिमान जो है किसी शब्द की, आपकी किसी नाउन की विशेषता बताएगा, ठीक। तो आप लोगों को पता होगा विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो होते हैं जो आपकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द जो है बुद्धिमान आपकी किसी संज्ञा की विशेषता बता सकता है, जैसे बुद्धिमान मानव, ठीक है। तो मानव की विशेषता कौन बता रहा है? बुद्धिमान। यानी कि बुद्धिमान क्या हुआ? बुद्धिमान आपका क्या हुआ? विशेषण हुआ, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे ये चीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है आपसे कि कवि का स्त्रीलिंग है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री। आपको बताना है कि इनमें से आपका कवि का स्त्रीलिंग कौन सा है। तो ये आपकी वर्तनी में भी कई बार कवियत्री के बारे में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि कवि का स्त्रीलिंग जो होता है ये होता है कवियत्री होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखते हैं, मैं लिख के भी बता देती हूँ, हालांकि दिख तो रहा ही होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं तो प्रैक्टिस बनी रहती है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका गद्यांश से है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, जी हाँ पढ़ लेंगे हम, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प से छांट कर लिखिए। हम लोग छांट लेंगे। सबसे सिंपल मुझे यही लगता है हिंदी में, आई थिंक आप लोगों को भी लगता होगा। इसमें हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है, ना ही कुछ पढ़ना होता है, ठीक। तो अब आपसे गद्यांश पढ़ने के लिए मैं बोलूँगी, आप लोग भी पढ़िए। हमारा जीवन पाखंडमय बन गया है, बिल्कुल सही कहा, और हम इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक। अपने सार्वजनिक जीवन तथा निजी जीवन में कहीं भी देखें हम एक दूसरे को छलने की कला का
खुलकर उपयोग करते हैं। छलने की कला आप समझ रहे होंगे ना, किसी को छलने की कला का आप समझ रहे होंगे कि आजकल जो है छलने की कला बहुत ज़्यादा उपयोग की जाने लगी है। तो इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। छलने का मतलब चीट करना किसी को, ठीक है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं जिसकी इस अवसर पर कोई आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए भी करते हैं कि वह सही असत्य है या नहीं, लेकिन उसके प्रति निष्ठा से यह विश्वास इस तरह प्रकट करते हैं कि जैसे हमारे लिए वही मात्र सत्य है। हम सब यह इसलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड एवं दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम लोगों में से अधिकांश की स्थिति मुँह में कुछ मन में कुछ और मन में कुछ और वाली होती है या मन में कुछ और वाली बन गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मुझे लगता है कि आप लोग 1 मिनट से भी कम समय लगाएंगे इसमें। क्वेश्चन है आपका कि हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? भाषा को, पाखंड और दिखावा को, निष्ठा एवं विश्वास को या सरलता को? सरलता को भी नहीं बनाया हमने, निष्ठा और विश्वास को भी नहीं बनाया, भाषा को तो बिल्कुल भी नहीं बनाया। हमने पाखंड और दिखावा जो है इसको अपना अभिन्न अंग बना लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोगी करते हैं? क्या हम छलने की कला का उपयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं, खुलकर करते हैं, पूरी निष्ठा से करते हैं या सरलता से करते हैं? तो आपका जो ये जो गद्यांश था वहाँ पर आपको खुलकर बोला गया है कि खुलकर हम लोग छलने की कला का उपयोग करते हैं, इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका हिंदी वाला सेगमेंट खत्म हुआ। आई होप आपको ये हिंदी का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। यदि आपको हिंदी का ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एंड बने रहिए नैंसी क्लासेस पर। अन्य वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू।